नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आपातकालीन प्रावधानों को देख रहे थे, जिसमें हमने जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगता है वो अब तक देख लिया। फिर अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको हम पढ़ रहे थे, वो कैसे लगता है और संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें हम देख लिए थे। अब हम देखेंगे कि जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उसके लगने के बाद उसके प्रभाव या उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव कह दीजिए या इसका परिणाम क्या क्या होता है राज्य के अंदर। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वो यही होता है कि उस राज्य की जो संपूर्ण यानी राज्य की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर लेता है। संपूर्ण का मतलब है एक तो जो विधायी शक्तियां हैं वो, और एक कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो कौन ग्रहण कर लेता है? राष्ट्रपति ग्रहण कर लेता है। खास बात यह है कि जो न्यायिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति ग्रहण आपातकाल के दौरान नहीं करता है। यानी जो हाईकोर्ट की शक्तियों को छोड़कर बाकी जो शक्तियां हैं सारी वो राष्ट्रपति ग्रहण कर लेता है। फिर राष्ट्रपति जो केंद्र सरकार का जो एजेंट राज्य में होता है राज्यपाल, उसके माध्यम से राज्य का क्या करता है? शासन चलाता है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वो यही होता है कि राज्य की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर लेता है। दूसरा प्रभाव यह होता है कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं, यानी जिस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है उस राज्य की विधानसभा क्या हो जाती है? विधानसभा भंग हो जाती है। विधानसभा भंग होगी इसका मतलब है मंत्रिपरिषद भी, यानी आपातकाल के दौरान विधानसभा भंग हो जाती है और मंत्रिपरिषद को भी भंग कर दिया जाता है। इसलिए मंत्रिपरिषद नहीं है, इसलिए कार्यपालिका कार्य कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। और विधानसभा अगर भंग होगी तो इसलिए अब राज्य के लिए जो विधि कौन बनाएगा? राज्य के लिए विधि का नेक्स्ट प्रभाव यही है, इसका तीसरा, कि राज्य के लिए अब विधि निर्माण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। यानी राज्य के लिए अगर कोई भी कानून ना हो तो संसद बनाएगी। इसी तरह से राज्य के लिए अगर बजट पास करना हो तो वो भी संसद पास करेगी। तो इस प्रकार से जो अब यहाँ पर चौथा प्रभाव कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है संघात्मक व्यवस्था में, वो उस केंद्र और उस राज्य के मध्य क्या हो जाता है? पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी जिस राज्य में आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य में और केंद्र के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्योंकि सारी की सारी शक्तियां उस राज्य की कौन ग्रहण कर लेता है? केंद्र सरकार ग्रहण कर लेती है। ये चौथा इसका प्रभाव है। पांचवा, अगर इसका मूल अधिकारों पर प्रभावों की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति का जो शासन लगता है तो मूल अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल था उससे तो मूल अधिकार क्या हो रहे थे? प्रभावित हो रहे थे, यानी मूल अधिकारों पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से छठा जो प्रभाव पड़ता है या परिणाम है वो है कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा हुआ है तो अब राष्ट्रपति जो राज्य सूची का जो विषय है उस पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर अध्यादेश जारी कर सकता है। सामान्य काल में जो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? सामान्य काल में राज्यपाल को है।
लेकिन चूंकि अब उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो इसलिए राष्ट्रपति अब उस राज्य के जो विषय है राज्य सूची के, उस पर अध्यादेश भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है। इसी प्रकार से एक और प्रभाव पड़ता है, वो ये है कि राष्ट्रपति उस राज्य की जो संचित निधि है उससे खर्च करने का आदेश दे सकता है। सामान्यतः राज्य की जो संचित निधि होती है उससे खर्च कर वो किसके अधीन रहती है? राज्यपाल के अधीन रहती है। लेकिन आपातकाल लगा हुआ राष्ट्रपति शासन है, तो अब राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से धन खर्च करने का आदेश दे सकता है। तो ये सारे प्रभाव या परिणाम इसके होते हैं राष्ट्रपति शासन लगने की। अब अगर इसको हटाने की बात करें, हटाया जाना, तो इसको हटाया जाना बहुत ही आसान है, यानी राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसको हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 356 यानी जो राष्ट्रपति शासन है उसको लेकर के क्या विवाद है, क्योंकि संविधान में जो राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 का जो उपबंध किया गया है वो संविधान के सबसे विवादित उपबंधों में से एक है। तो इसको लेकर के हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन और विवाद। विवाद क्या है? विवाद यह है कि अनेक अवसरों पर यह देखा गया है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ जो होते हैं किसी भी दल के, यानी मनमाने ढंग से राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। यह अनेक बार देखा गया है, यह प्रूव भी है। इसलिए कई जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने संविधान के इस अनुच्छेद को सबसे विवादित अनुच्छेद माना है। विवादित कैसे है कि जब 1977 में, क्योंकि 1975 में आपातकाल हमारे यहाँ लगा था आंतरिक आधार पर, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो इमरजेंसी के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो सत्तारूढ़ जो पार्टी थी पहले कांग्रेस, वो हार चुकी थी और अब जनता दल ने सरकार बनाई, जनता पार्टी ने। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। तो मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में क्या किया? एक साथ 9 जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे, एक साथ 9 कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया। किस आधार पर किया? कि इन 9 राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वो जनमत का समर्थन या जनमत का बहुमत है वो खो चुकी हैं। तो ये एक तरह से राजनीतिक आधार पर किया गया था। इसी तरह से फिर जब 1980 में वापस कांग्रेस की सरकार आई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने 1980 में इन्होंने भी 9 राज्यों में एक साथ क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपने पहले 9 राज्यों में किया तो हम भी क्या कर रहे हैं? 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर या दलों ने इसका एक तरह से दुरुपयोग किया और ये काफ़ी विवादित कॉन्सेप्ट हो गया या विवादित संकल्पना संविधान की होगी। इसके लिए फिर 1987 में सरकारीय आयोग एक केंद्र राज्य संबंधों पर बना था। उन्होंने
जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसके संबंध में कुछ सिफारिशें की थी। फिर आगे चलकर 1994 में एक केस आया, एसआर बोम्मई केस। तो एसआर बोम्मई केस में राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर के अनेक दिशा निर्देश जारी किए गए। तो वो दिशा निर्देश क्या हैं वो हम देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है एसआर बोम्मई केस किससे संबंधित है, या यूं भी पूछा जाता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो केस है वो कौन सा है। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें एक होगा एसआर बोम्मई। तो एसआर बोम्मई केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोम्मई केस, इस एसआर बोम्मई केस कब आया था? ये 1994। इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसको लेकर के कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए। तो वो दिशा निर्देश क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला निर्देश, एसआर बोम्मई केस में न्यायपालिका ने कहा कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जो घोषणा हो रही है राष्ट्रपति शासन लागू करने की, उसकी क्या हो सकती है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर बिना किसी तर्क के आधार पर मनमाने ढंग से या द्वेषपूर्ण ढंग से अगर आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया है, इसकी जांच की जाएगी, इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, तो इसको फिर वापस खारिज भी किया जा सकता है। तो पहला ये कहा कि भाई इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, पहली बार स्वीकार किया, क्योंकि इससे पहले जो 38वां संविधान संशोधन था इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उसमें इन्होंने ये निर्धारित कर दिया था इस संविधान संशोधन के द्वारा कि जो राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट देता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की, तो इसमें राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है ना वो ही पर्याप्त है, और इसको न्यायिक समीक्षा से उस समय बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब एसआर बोम्मई केस में कहा न्यायपालिका ने कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। दूसरा एसआर बोम्मई केस में यह भी कहा न्यायपालिका ने कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा तर्कसंगत आधारों पर होनी चाहिए, और अगर ये तर्कसंगत आधारों पर नहीं है, दुर्भावना पर आधारित है, तो इस पर रोक भी लगाई जा सकती है। यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कैसे होनी चाहिए? तर्कसंगत आधारों पर इसकी घोषणा होनी चाहिए, मनमाने आधार पर नहीं, द्वेषपूर्ण आधार पर नहीं। और अगर गैर तार्किक रूप से मनमाने ढंग से या द्वेषपूर्ण आधार पर अगर इसकी घोषणा की गई है तो न्यायपालिका क्या करेगी? इस पर रोक भी लगा सकती है। तीसरा, इसी केस में न्यायपालिका ने यह कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए जो तर्कसंगत आधार है, तार्किक आधार है, वो क्या करे? प्रस्तुत करे। यानी एक तरह से केंद्र सरकार को बाध्य कर दिया कि आप अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो तो इसके तार्किक आधारों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। केंद्र सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति शासन के जो तार्किक आधार हैं, किस आधार पर आपने लगाया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। इसी तरह से न्यायपालिका ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा असंवैधानिक और अवैध है तो न्यायपालिका विघटित या निलंबित जो विधानसभा है उसको क्या कर सकती है? पुनर्जीवित भी कर सकती है, उसको बहाल कर सकती है। इसी प्रकार इस केस में चौथा ये कहा कि अगर अतार्किक है तो विधानसभाओं को क्या कर सकती, जो विधानसभा सस्पेंडेड या भंग है उसको वापस क्या कर सकती है? बहाल कर सकती है। पांचवा इसी केस में कहा कि राज्य विधानसभा को तभी विघटित किया जा सकता है, यानी घोषणा कर दी जाती है, फिर 2 महीने की अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसकी क्या होती है? मंजूरी लेनी होती है। तो राज्य विधानसभाओं को तभी विघटित किया जा सकता है जब 2 महीने की अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों ने इसको क्या कर दिया हो? पारित कर दिया हो। अगर इस दरमियान 2 महीने की अवधि में दोनों सदनों से ये राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव पारित नहीं होता है या मंजूरी इसकी नहीं मिल पाती है संसद की, तो फिर विधानसभाओं को भंग नहीं किया जा सकेगा।
और वापस बहाल वो हो जाएंगी। हाँ, छठा इसमें, पांचवा यह हो गया। छठा निर्देश न्यायपालिका ने यह दिया कि अगर राज्य सरकार का विधानसभा में, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, तो फिर बहुमत साबित जो करना होगा राज्य सरकार को, वो भी कहाँ करना पड़ेगा? विधानसभा में ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल अपनी मर्जी से मान लेगा कि विधानसभा में सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, उसको विधानसभा में सिद्ध करना पड़ेगा कि बहुमत खो चुकी है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण बात न्यायपालिका ने इस केस में यह भी कही, सातवीं बात आप मान सकते हो इसको, कि केंद्र में अगर किसी दूसरे दल की सरकार, वर्तमान सरकार है, उसके अलावा चुनाव में दूसरे दल की सरकार चुन करके आती है, तो न्यायपालिका ने कहा कि उनको यह अधिकार कतई नहीं है कि वो राज्यों में अपने जो विपक्षी दल की सरकारें हैं उनको बर्खास्त करने का मनमाने ढंग से प्रयास करें। तो इस प्रकार से एसआर बोम्बे केस जो 1994 में आया, इसमें न्यायपालिका ने राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। अब हम देखते हैं, तीन आपातकालीन प्रावधान तो हम देख चुके हैं। यानी अब तक हमने 352 में लगने वाले राष्ट्रीय आपातकाल को देख लिया, फिर देखा हमने अनुच्छेद 356 में लगने वाला जो राष्ट्रपति शासन उसको देखा। अब हमारा जो बच रहा है एक, वह है अनुच्छेद 360 में लगने वाला वित्तीय आपातकाल। तो ये दो तो हम देख चुके हैं। वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो इसके लिए संविधान में ये कहा गया है, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में वित्तीय स्थायित्व को कोई संकट है या वित्तीय स्थायित्व को संकट उत्पन्न हो गया है, तो देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह तो है इसको लगाने का आधार। आधार क्या है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि संपूर्ण भारत में या किसी एक भाग में वित्तीय स्थायित्व को संकट उत्पन्न हो गया है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब इसको लगाया किस प्रकार से जाता है? तो इसको लगाने के लिए यही है कि राष्ट्रपति यानी जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के माध्यम से कभी भी इसको लागू करवा सकती है। अगर इस तरह की वित्तीय स्थायित्व को संकट उत्पन्न हो गया है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के माध्यम से की जा सकती है। फिर घोषणा करने के बाद में इसको भी 2 महीने की अवधि में संसद के दोनों जो सदन हैं उनसे अलग अलग साधारण बहुमत से पारित करवाना होगा। अगर 2 महीने की अवधि में संसद के दोनों सदन इसको साधारण बहुमत से अलग अलग पारित कर देते हैं तो फिर ये कितनी भी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से हमने देखा कि अनुच्छेद 352 और 356 में जो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन लगता था उसको 6-6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाना पड़ता था, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल तो अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता था और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता था। लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी 6-6 महीने के लिए इसको बढ़ाना नहीं पड़ता। अब इसके प्रभाव हम देख लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल जो लगता है तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। प्रभाव ये होते हैं कि जो वित्तीय कटौतियां की जा सकती हैं, दूसरा केंद्र और राज्य जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन भत्ते रोके जा सकते हैं, तीसरा बजट को राष्ट्रपति रोक सकता है, इसी तरह से राज्यों की जो बजट है उसको भी राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए रखा जाता है। लेकिन हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि न्यायपालिका के जो कर्मचारी हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं,
उनके वेतन भत्ते आपातकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते भी रोके जा सकते हैं। आपातकाल के अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते कभी भी रोके नहीं जा सकते, कम किए जा सकते हैं। तो आपातकाल के अलावा तो कभी भी इनके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते, केवल आपातकाल में ही कम किए जा सकते हैं। ये इसका हो गया प्रभाव। अब इसको हटाने की बात करें, हाँ लागू कब कब हुआ, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो यूँ कह सकते हो कि एक भी बार लागू नहीं हुआ। अब इसको हटाने का क्या प्रावधान है, हटाना, तो हटाने के लिए सिंपल है कि राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमारे जो आपातकालीन प्रावधान है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम जो कार्यपालिका को लेकर स्टार्ट करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनके क्या अधिकार हैं, क्या कार्य हैं, क्या इनकी शक्तियां हैं, वो सब हम देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।